मुझे शादी के नाम से डर लगता था क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था वो मुझे डराता था। हाँ, यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी बेहताशा रो रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात हर लड़की बहुत अरमान और ख्वाब सजाकर अपने शोहर के घर आती है, नई जिंदगी में अपनी नई खुशियों के इंतजार में रहती है। लेकिन मैं बेहद परेशान थी और मैं इस कदर परेशानी का शिकार थी कि शोहर के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं जहां मेरा शोहर मुझे देख ना सके। काश कि ये सब कुछ मेरी आंखों से गायब हो जाए। वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। डर के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शोहर अयान कमरे में आया। उसे देखकर मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। डर के मारे मैंने अपने दुपट्टे को अपने हाथों से दबोच लिया था। मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी ये मैं ही जानती थी। जैसे जैसे मेरा शोहर मेरे करीब आ रहा था मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। अयान मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक मेरे हसीन चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही उसने अपने हाथ मेरे हाथ पर रखा तो मुझे इतना ठंडा पाकर कहने लगा, क्या बात है आयशा, तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो? अब मैं उसे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मेरे नाम में सर हिला दिया। मैंने कहा कुछ नहीं। वो कहने लगा कि फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने आहिस्ता से कहा कि मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा परेशान मत हो। मैंने कहा लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है कि पता नहीं कैसे सब होगा। वो कहने लगा कि देखो इसका एक ही हल है मेरे पास। मैंने पूछा वो क्या? मेरी इस बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थाम कर मुझे तसल्ली दी और उसके बाद उठकर खड़ा हो गया। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास भी दी और कहने लगा ये गोली खा लो। मैंने कहा ये कैसी दवा है? अयान कहने लगा तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इसी गोली में है। अयान के बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोचने लगी आखिर मेरी परेशानियों का हल ये गोली कैसे हो सकती है। डर इस कदर ज्यादा था कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी और जब अयान यकीन दिलाया कि ये गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर और परेशानी खत्म हो जाएगी तो मैंने वो गोली खा ली। अयान मेरे करीब आया और उसने मेरे दोनों हाथों को थाम कर अपने होठों पर लगाया था। मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, लेकिन मैं यूं थी जैसे मेरे जिस्म में कंपनी पैदा हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता अयान ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था और मैं डर के मारे अपना आप उससे छुड़वाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में सुकून उतरने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं नींद के आगोश में जाने लगी हूँ, चाह कर भी खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गई थी जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझसे कहने लगी कुछ दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए जरूरी है तुम हमसे इस रिश्ते के बारे में कुछ जानकारी ले लो। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए जब मेरे दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि उनके बताने का अंदाज से कुछ ऐसा था। कहने लगी शोहर अपनी बीवी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और तुम तो खैर मनाओ। तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा शोहर तो तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या। ये कहकर वो खामोश होकर और मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। उनकी बातें मेरे दिमाग और मेरा होश दोनों उड़ा चुकी थी। शादी की रात का जो नक्शा मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, मुझे उस रात से डर लगने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात मैं अपने शोहर के आने पर बेहद डरी और घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन अयान ने मेरी बात को सुनकर उसे समझने की कोशिश की थी। उसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी जिसे खाते ही मैं कुछ देर में ही सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद ना थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा शोहर मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी सच तक नहीं पहुंच सकती थी और इस सच से मैं अभी तक अनजान थी जो इंकशाफ बाद में मुझ पर खुलने वाला था कि शादी की पहली रात मेरे साथ क्या हुआ था। खैर, जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था। मैंने करवट
बदली तो मेरी कमर में दर्द की लहर सी उठने लगी थी और मैं दर्द से कराहने लगी थी। मेरे साथ लेटा मेरा शौहर फौरन से उठ बैठा। कहने लगा, क्या हुआ आयशा? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा पूरा जिस्म बहुत भारी हो रहा है और जिस्म में दर्द भी है। याद करने के बावजूद मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पे नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैंने मुश्किल से अपना तकिया बेड के साथ लगाया और हाथों को बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बेड पर बैठी थी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे शौहर ने रात को मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाला रवैया बिल्कुल नहीं रखा था। मैं चाह कर भी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसलिए दर्द की तेजी की वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे यूं रोता देखकर अयान भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो ये सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए और वैसे भी शादी की पहली रात थी तो तुम्हें ज्यादा महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इस बात की आदत हो जाएगी। और जब बीवी खूबसूरत हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। और फिर तुम रात को बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी और मैं ये अपनी रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना जिस्म इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो जाती। अयान घर पर अकेला रहता था। उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। पहले तो मेरे माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। कहने लगे, अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी, लड़का अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब अगर इसके माँ बाप जिंदा नहीं है तो इसमें इसका क्या कसूर है। आपने अच्छी तरह छानबीन तो करवाई है, इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या कमी नहीं निकाली है। अच्छा है मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। अयान नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए ये घर तुम्हें ही संभालना है। मुझे इसकी इस बात पर एतराज ना था, लेकिन मुझे अपने आप इस वक्त काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उसका नाश्ता बना सकती। वो अपनी बात कहकर कमरे से जा चुका था कि जल्दी से उठकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मैं जब बेड से उठकर खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कमर टूट जाएगी। मैं बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर आई। अयान बाहर लॉन्च में बैठा फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वो कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया था। वो गुजरी हुई रात के पल ना जाने किसके साथ शेयर कर रहा था, वो भी बड़े ही बेशर्म अंदाज में। मुझे अयान का इस तरह अपनी पर्सनल बातें किसी को शेयर करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं पहली रात की दुल्हन थी, इस तरह मैं भी अयान से कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैंने सोचा मैं अयान को बाद में कहूंगी कि वह इस तरह की बातें बाहर ना करें। मैं फौरन से नजर झुकाए किचन में चली गई। मुश्किल से ही मैंने अपना और अयान का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के बीच मैंने जगते हुए अयान से ये बात कही थी। मैंने कहा कि अयान मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए शायद आज रात मैं आपको ना दे सकूं और प्लीज आप भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। अयान इस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होंठों के करीब जाते जाते रुका था। कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुन सकता, मुझे हर सूरत जल्द से जल्द औलाद चाहिए, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हो गया था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ हुआ क्या था, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी, मैं शायद इस काबिल नहीं थी कि मैं दोबारा इस तकलीफ को झेलती। लेकिन मेरे सामने खड़ा इंसान मेरी हर तकलीफ से बेपरवाह होकर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर अयान ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा मुझे नहीं खानी। वो कहने लगा, ये नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा, फिर ये किस चीज की दवा है? कहने लगा, ये जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवा है। ये सुनकर मैं कुछ देर तो उसकी शक्ल देखती रह गई कि आखिर इसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 4 से 5 साल गुजर चुके थे। अभी तो शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे और ना ही मेरे सास ससुर जिंदा बैठे थे जिन्हें पोता और पोती गोद में खिलाने की जल्दी थी। आखिर वो मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की दवा क्यों दे रहा था? मैंने कहा, अयान इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं। हम आराम से 2 से 4 साल बाद बच्चा प्लान करेंगे। अभी तो खुद ही हमारी मौज मस्ती के दिन है। वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितनी जल्दी है बच्चे की। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। शादी से ज्यादा मुझे बच्चों की ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी कि मेरी जल्द अज जल्द शादी हो और मेरे घर में नन्हे मुन्ने से बच्चों की किलकारियां गूंजे,
मैं नहीं चाहता कि वक्त बर्बाद हो। क्या एक साल तक मैं ये देखता रहूं कि तुम्हें औलाद होती है कि नहीं, और फिर तुम्हें उसके बाद दवा खिलाऊं? ये कहकर उसने वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वो दवाई अपने अंदर उतार ली थी, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब पिछली रात वाली बेहोशी मुझ पर फिर से छाने लगी। उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती कि अगर ये दूसरी दवा थी तो मुझे नींद क्यों आ रही थी, मुझ पर क्यों इतनी बेहोशी सवार हो रही थी, और फिर मुझे कुछ होश भी नहीं रहा। मैं दोबारा से नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। बेहोशी के आली में भी मुझे अपनी सिसकारियां अपनी कानों में सुनाई दे रही थी। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। दर्द की इतनी तेजी थी कि गहरी नींद के बावजूद भी रो रही थी। सुबह मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई थी। उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने अयान को उठा दिया। मैंने कहा कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे सहा नहीं जा रहा, खुदा के लिए मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लेकिन वो झंझलाहट से कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद का सत्यानाश कर रही हो? पेन किलर दे देता हूँ, तुम वो खा लो। उसने मुझे एक और दवा दी जिसे खाकर मेरे दर्द में बस थोड़ा सा फर्क हुआ था और मैं दोबारा सो गई थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठ दर्द फिर से उठने लगा था। अब तो ये रोज की रूटीन बन गई थी। लगातार 8-10 दिन से मैं ऐसी ही तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन अयान को जैसे मेरी किसी तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं था। एक दिन वो ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा, मुझे माँ के घर छोड़ दो। मुझे अयान से दूर रहने का बस एक ही बहाना मिला था। कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक मेरी औलाद नहीं हो जाती, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर उसे बच्चों की इतनी जल्दी क्यों थी। हर चीज अपने वक्त पर होती है। बच्चे का होना या नहीं होना मेरे बस में नहीं था। 8 से 10 दिन में ही मेरा ये हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खाकर अब तो मेरा मैदा भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं यहाँ से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती तो इस बात पर भी नहीं मानता था। कहता था कि डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगा। लेकिन इस बार जैसे ही वो घर से बाहर गया, मैंने अपनी माँ को बुला लिया और उनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उसे कमर दर्द और पेट के निचले हिस्से का दर्द कहा और फिर मेरा हाथ अब भी पेट पर था। मैं 8 से 10 दिन से लगातार ये तकलीफ सह रही थी। लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी और जो बात उसने मुझे बताई वो सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। मैं आंखें फाड़े डॉक्टर की बात सुन रही थी कि उसने क्या कह दिया था। ये सच नहीं हो सकता था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने नाम में सर हिलाया। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो कहने लगी, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वो मुझसे पूछने लगी, क्या तुम इस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा शोहर तुम्हारे करीब आता है? मैंने नाम इस सर हिला दिया क्योंकि अयान तो रोज मुझे जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवाई देता था और जिसको खाते ही मैं गहरी नींद में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे इसकी बात सुनकर अयान पर शक होने लगा था। डॉक्टर से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं थी जो मुझसे झूठ बोलती या अयान के खिलाफ मेरे कान भरती। वो एक डॉक्टर थी और उसका पेशा सिर्फ अपने मरीजों का चेकअप करना और उसका इलाज करना था। उसने वही बात बताई होगी जो मेरे साथ हुआ था। मेरे पास डॉक्टर की बात पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। मेरे दिल में अब अयान के लिए शक पड़ चुका था। डॉक्टर कहने लगे, अगर तुम्हारे शोहर को तुमसे मोहब्बत है तो वो तुम्हें नींद की दवा देकर ही क्यों तुम्हारे करीब आता है? इसकी क्या वजह है? इस तरह के सवाल सुनकर मुझे अयान पर और भी शक होने लगा था। लेकिन मैं ये कैसे जान सकती थी कि सच क्या है, क्योंकि मैं इससे पहली बार भी कई मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता था। जबरदस्ती वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल देता और पानी का गिलास मेरे होंठों पर लगा देता था। डॉक्टर कहने लगी, अच्छा ऐसा करो, मुझे तुम इस मेडिसिन का नाम बताओ। तो मैंने सोचा, मुझे तो इस मेडिसिन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज तक अयान ने मुझे वो मेडिसिन दिखाई ही नहीं थी। वो तो अपनी अलमारी में से वो दवा निकाल कर मुझे देता था। लेकिन जब ये बात लेडी डॉक्टर को बताई तो वो हंसने लगी। कहने लगी, ऐसी कौन सी दवाई हैं जो तुम्हारे शोहर तरह छुपा कर रखता है और रोजाना तुम्हें इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है? तुम अपने शोहर की हरकतों पर नजर रखो, ऐसे तुम्हें समझ आएगी। डॉक्टर मुझे ये सारी बातें कह रही थी। उस वक्त अकेली ही मैं उस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी, या फिर वो डॉक्टर थी। मेरी माँ कमरे से बाहर बैठी थी, इसलिए वो हर बात से अनजान थी।
मैं गायब दिमागी से अपने घर तक पहुंची थी। मेरी माँ मुझे कहने लगी, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? तुम्हारे सर पर तो सास ससुर नंद देवर की जिम्मेदारियां भी नहीं है। तुम्हारा शौहर भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन तुमने देखो क्या हालत बना रखी है। 8-10 दिन में ही सूख कर कांटा हो गई हो, चेहरे की रंगत पीली पड़ गई है। अब मैं अपनी अम्मा को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरा शौहर किसी वहशी जानवर से कम ना था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ कैसा खिलवाड़ करता है। मेरी माँ मुझे नसीहतें करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को ही सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं था। और ये ऐसी बात थी कि मैं यहाँ से कह भी नहीं सकती थी। मुझे अपना आप बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी माँ के साथ ही उनके घर ही चली जाऊं, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे शोहर की इजाजत के बगैर अपने घर लेकर नहीं चाहती। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अलमारी खोल कर देखती हूँ, आखिर अयान मुझे कौन सी दवा खिलाता है। मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई, आहिस्ता से चलती हुई अलमारी के पास आई और अयान की अलमारी खोल दी। सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक कपड़ा उठाकर देखा, लेकिन दवा मुझे कहीं ना मिली। फिर मैंने दराज भी देख ली, उसमें भी कुछ जरूरी कागजात थे, कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैं नीचे लॉकर खोलना चाहा तो वो लॉक था। मैं समझ गई कि दवाई अयान ने इसी लॉकर में रखी है। रात को जब अयान वापस आया तो मैंने उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उठ चुकी थी। जो बात डॉक्टर मुझे बता चुकी थी उसके बाद तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने खाना नहीं खाया था और रात को सोते वक्त मैंने दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि अयान कमरे में आता मैं फौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि अयान को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है वो मुझे सोया देखकर मुझे मेडिसिन ना खिलाए और मुझ पर यूं बेहोशी तारी हुई। मैं जानना चाहती थी कि अयान रात को मेरे साथ करता क्या है। कुछ देर बाद ही अयान कमरे में आया, मुझे बेड पर सोता देखकर मेरे करीब आया और बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा और कहने लगा, उठकर बैठो। मैंने अपनी आंखें खोली तो अयान माथे पर बल चढ़ाते हुए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, अयान मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी कमर में भी दर्द है। मेरी बात सुनकर अयान कहने लगा, ये बहाने तुम मेरे सामने मत लगाओ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर बच्चा चाहिए। चलो दवा खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने दवाई अपनी अलमारी में छुपा कर क्यों रखी है? मेरी बाकी दवाइयों के साथ रख दे, मैं खुद खा लिया करूंगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़ी हैरत से मुझे देखा था। कहने लगा, तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी दवा को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबराई। अपनी गलती का एहसास हुआ। जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा, ऐसे ही में मैंने सोचा आज दवा मैं खुद खा लेती हूँ। मैंने अपनी अलमारी खोलकर देखी तो कहीं भी वो दवाई मौजूद ना थी। मुझे लगा शायद आपने दवाई लाकर लॉकर में रखी है। मैंने एक बहाना कर दिया तो वो कहने लगा, तुम इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वो दवाई रोजाना तुम्हें खिलाता रहूंगा और जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। मैंने कहा, यान मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते? और बच्चा पैदा करने के लिए एक पूरा इलाज होता है और वो कोई लेडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। ऐसे ही खुद से दवा खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा था शायद मेरी इस बात पर यान मुझे वो दवाई नहीं देगा, लेकिन वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि वो दवाई औरत को प्रेग्नेंट कर देती है। तुम्हें भी किसी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं, तुम बस मेरी बात मानो, वही तुम्हारे लिए काफी है। मैंने कहा, आज मैं कोई भी दवा नहीं खाऊंगी। मेरा ये कहना था कि यान का पारा हाई हो गया था। उसने मुझे जबरदस्ती वो दवाई खिलाई थी और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही हालत होने लगी थी और सुबह सुबह मैं अपनी बस्सी पर फूट फूट कर रो रही थी। अगर यही रहा तो मैं बहुत जल्दी ही मर जाऊंगी। इसलिए मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा कि जहां मेरा बेड आसानी से नजर आ सके। रात को यान ने फिर से मुझे दवाई खिलाई थी और मेरी वही हालत होने लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो यान के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकला मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया, उस पर लगी वीडियो देखने लगी और उसे देखकर मेरे होशो हवास उड़कर रह गए थे। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर फेंक दिया था और अपने चकराते सर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरा शोहर मेरे साथ रात में करता था वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
इससे पहले कि अयान वापस आता, मैंने अपने माँ बाप को घर बुला लिया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। ये बात सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी थी। मेरे पापा अपना सर पकड़ कर बैठ गए थे। अयान एक अधूरा मर्द था, वो इस काबिल नहीं था कि बच्चा पैदा कर सकता, बल्कि तो इस काबिल भी नहीं था कि अपनी बीवी के पास भी आ सकता और मियाँ बीवी का रिश्ता बना सकता। वो ना मर्द था। वो अपना रोब मुझ पर जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो एक पूरा मर्द है, रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ बेदर्दी से सलूक करते थे। मेरे माँ बाप ने अयान पर केस कर दिया और मुझे तलाक भी दिलवा दी। अयान पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि पहले भी इसकी शादी हो चुकी थी और इसकी बीवी ने इससे इसी बात पर तलाक ले ली थी कि वो नामर्द है। शायद अपनी इस कमी को छुपाने के लिए और अपनी बीवी पर यह साबित करने के लिए कि वो औलाद पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। मेरी जिंदगी को नर्क बना कर रख दिया था। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी तो उसने मुझे यही बताया था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं। ये बात झूठ नहीं थी। अयान मुझे प्रेग्नेंट करने के बहाने नींद की दवाई देता था ताकि मेरे साथ ये घटिया खेल खेल सके और अपनी अना को सुकून पहुंचा सके। अपनी बीवी पर यह जताने के लिए कि वो पूरा मर्द है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। पूरा 1 साल लग गया था मुझे संभलने में, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ अयान ने मुझे 2 महीने में दी थी वो बहुत दर्दनाक थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखा था। इस बार भरी पूरी फैमिली थी। हाँ, लड़का शादीशुदा था और उसके पहले से ही एक बच्ची भी थी। बच्चे की पैदाइश पर ही उसकी बीवी चल बसी थी, लेकिन ना मुझे इस बात पर एतराज था और ना ही मेरे माँ बाप को। और आज मैं अपने भरे पूरे ससुराल में हंसी खुशी रह रही हूँ। मेरा शोहर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है और मैंने भी इस बच्चे को सच्चे दिल से अपना लिया है और उसे सगी माँ की तरह प्यार देती हूँ। खुदा ने मुझे जितनी तकलीफें दी थी उसकी भरपाई एक अच्छे शोहर के रूप में देकर दी थी। मैं अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करती हूँ उतना कम है कि उसने मुझे इतना प्यारा करने वाला हम सफर दिया था। लड़की के माँ बाप ये सोच कर अकेले लड़के को अपने दामाद के रूप में चुनना ज्यादा पसंद करते हैं कि अकेला है, हमारी बेटी पर सास नंद और खानदान का बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ससुराल पूरा हो, सास ससुर हो, तब लड़की अपने ससुराल में ज्यादा सुखी रहती है, क्योंकि पीछे से अगर शोहर कोई गलती करता है तो उसे डांटने के लिए सास ससुर मौजूद होते हैं, इसे सही राह दिखाने के लिए, इसे समझाने के लिए। इसके माँ बाप का हाथ उसके सर पर होता है। तो ये थी नाज़रीन हमारी आज की कहानी अगर पसंद आई है तो कहानी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की कहानी को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।